अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बरसात के मौसम में 16 साला रहमत अली पहाड़ी जंगलों में शहद ढूंढता फिर रहा था। उसके हाथ में तेज दोधारी कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक बाल्टी जिसमें छोटी मक्खियों का एक ताज़ा और बड़ा छत्ता मौजूद था। उसकी पुश्त पर एक मजबूत थैला लटक रहा था। उसमें उसका वो सामान था जिससे वो शहद हासिल करने में मदद लेता था। ये उसके रोज का मामूल था। ऐन उस वक्त उसने एक धमाका सुना। पहाड़ के दूसरी जानिब एक गैर आबाद सड़क गुजरती थी। जरूर उस सड़क पर कोई हादसा हुआ था। धमाके की आवाज काफी फासला होने के बावजूद साफ सुनाई दी थी। रहमत भागकर पहाड़ के किनारे पर पहुंचा। देखा तो सामने एक जीप उल्टी पड़ी थी। रहमत ढलवान पर भागम भाग उतरने लगा। ये एक बगैर छत के फौजी जीप थी जो गीली सड़क पर से फिसल कर उलट गई थी। उसके नीचे फंसा हुआ शख्स जख्मी और तकरीबन बेहोश था। रहमत ने उसे जीप के नीचे से निकालने के लिए एक मजबूत और मोटा दरख्त का तना ढूंढा। फिर उसने वो तना एक पत्थर पर रखकर जीप के नीचे फंसाया। यूं लीवर बनाकर जब उसने जीप का एक कोना ऊपर उठाया तो जख्मी सरक सरक कर बाहर निकला और उसके साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। मोटे कतरे उनके सरों पर तांबे के सिक्कों की तरह बरसने लगी। रहमत उसे सहारा देकर सामने गार में ले गया। तुम्हारा नाम क्या है? जख्मी कराहते हुए बोला। रहमत अली। और आपका नाम क्या है? रहमत ने जख्मी से पूछा। मेजर रोहित, उसने जवाब दिया। रहमत ने अब उस पर गौर किया। वो एक 45 साला ताकतवर और कवि शख्स था। उसका चेहरा करखत था। रहमत ने उसके सामने शहद की बाल्टी रखी। भाईजान, मैं इस वक्त आपको कोई दवा नहीं ला कर दे सकता, मगर ये शहद हाजिर है। शहद खा ले, आपको कुव्वत मिलेगी, सुकून आएगा। रोहित नफी में सर हिलाकर बोला। रोहित के जिस्म पर जगह जगह खराशें लग चुकी थी। चंद जख्मों से खून भी बह रहा था। रहमत उसकी हालत जार को गौर से देख रहा था। उसके जहन में सैकड़ों सवाल थे, मगर वो जख्मी का हाल देखकर खामोश रहा। क्या करते हो रहमत? जख्मी ने सवाल किया। जी, मैं मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ, रहमत ने जवाब में बताया। खूब, उसने कहा। बारिश और तेज हो चुकी थी। फिर वो बोला, तुम चेहरे मोहरे से साफ पहचाने जा रहे हो कि तुम किस मुल्क के वासी हो। क्या तुम जानते हो कि इस पहाड़ का आधा हिस्सा दुश्मन मुल्क की हदूद में आता है और अब तुम दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो चुके हो। गैर कानूनी तौर पर, समझे? रोहित ने ज्यादा जोर गैर कानूनी पर दिया था। गार के बाहर बारिश के शोर में उसका शोर वाज़ह था, जो शोर मचाता नीचे ढलान की तरफ बहता जा रहा था। रहमत ने उसकी बात सुनकर जरा तवक्कुफ किया और बोला, ये बात मैं जानता हूँ कि पहाड़ का निस्फ हिस्सा दूसरे मुल्क में शामिल है, मगर धमाका सुनकर मैंने ये हादसा भाग कर देखा तो मुझसे रहा न गया। एक इंसान की मदद करना तो हर इंसान पर। रोहित जहरखंद मुस्कुराहट के साथ बोला, मगर मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, इस सरहदी इलाके की उस फौज का कमांडर भी हूँ जो अक्सर तेरे मुल्क पर इस सरहद से गोले फेंकती है। रहमत ये सुनकर फौरन बोला, दोनों ममालिक अक्सर सरहदों पर एक दूसरे से उलझते रहते हैं, मगर मारे तो अवाम ही जाते हैं। इंसान सिर्फ इंसान पैदा होते हैं, बाद में रंगों, नस्लों और मुल्कों में बढ़ जाते हैं और इस तरह इंसानियत आपस की दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती है। रहमत रवानी में बोलता चला गया। रोहित उसकी बात सुनकर गौर फिक्र में डूब गया। कमांडर साहब, बारिश न जाने कब तक रहेगी। मैं शहद आपके जख्मों खराशों पर लगा देता हूँ। ये बड़ा मुजरिब नुस्खा है जख्मों खराशों के लिए। रोहित के जख्मों में अब जलन हो रही थी, लिहाजा वो खामोश रहा। रहमत ने बाल्टी में मौजूद ताज़ा शाख का एक पत्ता तोड़ा और उससे रोहित के जख्मों खराशों पर शहद लगाने लगा। रोहित को सुकून आने लगा और उसने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। रहमत इब्तदाई तिब्बी मदद देकर खामोश गार के कोने में बैठ गया। उसका चेहरा सपाट था। दोनों तरफ सुकूत छा गया। रहमत उन तबाहियों को याद कर रहा था जो उसने अपनी आंखों से अपने गांव में देखी थी, सुनी थी। आधी रात को गोले जब गांव के घर उड़ा देते थे तो बाद में वहां क्या रहता था? धूल, मिट्टी, मलबा और आहें, सिसकियां। कई खौफनाक कहानियां उसने अपने आबा व अजदाद से भी सुनी थी और अब वो खुद भी कभी कभार देखता रहता था। रहमत सोचते हुए बड़बड़ाया, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बड़बड़ाया। रोहित बोला, क्या गलत है? ये खून बहना गलत है, खून बहाना गलत है। बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं, तो फिर ये खून खराबा क्यों? रोहित बोला, हाँ बच्चे, तुम दुरुस्त कहते हो।
अब बारिश में ज़ालाबारी भी शुरू हो गई थी। पत्थरों पर ठक ठक मोटे ओले बरस रहे थे। सर्दी की एक लहर गार में ठंडी हवा के साथ दर आई। तब रहमत ने अपने थैले में से एक गर्म कंबल निकाला और जख्मी पर डाल दिया, जो वो शहद की मक्खियों से बचने के लिए हंगामी हालात में अपने पास रखता था। जब रोहित को गर्म कंबल से हरारत मिली और वो पुरसुकून हुआ तो उसने रहमत का हाथ थामते हुए कहा, शुक्रिया। मैं ये लफ्ज ना भी कहता तब भी मेरा दिल तेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। उसने मजीद कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इंसानी फर्ज निभा रहा हूँ। रहमत बोला। ऐन उस वक्त यूं बिजली चमकी और बादल गरजा जैसे पहाड़ आपस में टकरा गए हों। बारिश जारी रही और दोनों खामोश रहे। चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर तवील खामोशी के बाद रहमत ने फिर रोहित को शहद पेश किया। वो भूखा था और जख्मी भी। अब उसने इनकार न किया और शहद खाने लगा। रहमत भी उसके कहने पर उसका साथ देने लगा। शाम हुई तो शदीद बारिश थम गई। वो दोनों गार से निकले तो रोहित लंगड़ा रहा था और ठंडी हवा के थपेड़े उन पर योरश कर रहे थे। रोहित ने कंबल उसे वापस लौटाना चाहा तो रहमत ने कंबल उसे अच्छी तरह उड़ा दिया। रोहित बोला, रहमत, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मेरी मरहम पट्टी की, मुझे मीठा मीठा शहद खिलाया और इस सर्दी में ठंडा मीठा कंबल उड़ा दिया। यह कंबल गर्म है मगर इसका सुकून ठंडा मीठा है। लो मैं चलता हूँ, तुम अपने मुल्क वापस जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, जाओ मेरा बच्चा। रोहित लंगड़ाता हुआ चल दिया। रहमत वहाँ ही खड़ा था। भाईजान, खुदा हाफिज, वो पुकारा, जरा ख्याल रखना, दोनों मुल्कों में बच्चे होते हैं। हाँ, मैं याद रखूंगा मेरे बच्चे। फिर वो रहमत को गले से लगाकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद वहाँ काफी दिनों अमन रहा। अगर हम सब कोशिश करें तो आइंदा हमेशा के लिए अमन कायम हो जाएगा।